समुद्र किनारे गरीब बहू का लटकता हुआ ठंडा ससुराल। बहू, भले तूने आलू की भुजिया बनाई है पर इतनी स्वादिष्ट बनाई है कि आज भूख मिटी नहीं रही। जरा एक रोटी और देना। मम्मी, आधी रोटी मुझे भी दे दो ना। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। रात के समय गरीब शिवालिका का पूरा परिवार खाने के लिए बैठा होता है। वहीं शिवालिका रसोई में जाकर रोटी का बर्तन उठाकर देखती है तो उसमें सिर्फ एक रोटी बची होती है। सिर्फ एक रोटी ही बची है। कुणाल भी रोटी मांग रहा है और पापा जी भी। अब क्या दूं? रोटी का बर्तन देखते ही बहू का चेहरा उतर गया। लगता है रोटी खत्म हो गई है। बहू, अपने ससुर जी के लिए रोटी मत लाना। मेरे पास एक रोटी ज्यादा है, अब मुझसे खाई नहीं जा रही है तो मैं दे देती हूँ। भाभी, अब बहुत मोटी रोटी बनाती हो। मेरा तो एक रोटी में ही पेट भर गया है। मैं अपनी आधी रोटी कुणाल को दे देती हूँ। कल से रोटी थोड़ी पतली बनाना। ज्योति अपनी एक रोटी अपने पति को दे देती है और पूर्वा अपनी आधी रोटी कुणाल को दे देती है। वहीं शिवालिका बची हुई एक रोटी के 4 टुकड़े करती है और चारों टुकड़े परिवार की थालियों में बांट देती है। आप लोगों ने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? मुझे नहीं पता है कि मम्मी जी आप रोज 2 रोटी खाती है, आज एक रोटी खा रही है। पापा जी 3 रोटी की जगह 2 रोटी और कुणाल 1.5 रोटी की जगह सिर्फ आधी रोटी और शैलेंद्र जी 4 रोटी की जगह 2 रोटी। और ननद जी, आज आपको मेरी रोटी मोटी लगने लगी। और हमारे घर की बहू रोटी नहीं खा रही है। क्यों बहू? पापा जी, मैं खाऊं या ना खाऊं, मेरे ससुराल वालों का पेट भरा रहे, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं कोई ढंग का काम ढूंढ पाता या मेरे अंदर कोई काबिलियत होती तो मेरे परिवार को आधा खाना नहीं खाना पड़ता। जी, आप ऐसा क्यों कहते हो? इतने सालों से आप ही तो पूरे घर का खर्चा चला रहे हो। इतने सालों से घर का खर्च मेरी 10,000 की कमाई से नहीं, तुम्हारी सूझ और बूझ के साथ त्याग से चल रहा है। और महंगाई भी बहुत बढ़ गई है। पढ़ाई इतनी महंगी हो गई कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तभी शैलेंद्र खाना छोड़कर उठ जाता है और गांव के बाहर एक पेड़ के पास कुछ लोगों की भीड़ के बीच अपने दोस्त अमित के पास बैठ जाता है। भाई, तू इतना दुखी क्यों है? खाना खाने के बाद हम सब दोस्त यहाँ थोड़ा मन हल्का करने आते हैं और तू जब भी यहाँ आता है चेहरा लटकाए रहता है। तू ही बता क्या करूं? घर चलाना मुश्किल हो गया है। शिवालिका अपना पेट काट काट कर घर चला रही है। मकान का किराया देने के पैसे नहीं है, कुणाल को पढ़ाने के पैसे नहीं है, पूर्वा की शादी के लिए 1 रुपया भी नहीं जुटा पाया हूँ। ऊपर से माता पिता दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हैं। कल को अगर कोई बड़ा खर्च आ गया तो कैसे क्या होगा? क्यों घबरा रहा है भाई? हम सब दोस्त हैं ना। कोई बड़ी जरूरत पड़ी तो हम सब मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। अरे भैया, मैं बगल में बैठा कब से आपकी बातें सुन रहा हूँ। क्या परेशानी है आपको? भैया, मेरी परेशानियां सुनकर ऊपर वाले के कान में जू तक नहीं रहेंगी। तुम क्या ही करोगे जानकर? मेरी तनख्वाह बहुत कम है और उसी में घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। भैया, ऊपर वाले के कान में जू रेंग गई। आपकी दुहाई सही आदमी तक पहुंचा दी है उन्होंने। हाँ, मैं कम पढ़े लिखे लोगों को शहर में नौकरी दिलवाता हूँ। मेहनत करने को तैयार हो तो महीने के 35 से 40 हजार रुपए तक कमाई हो सकती है। भैया, तुम तो देवता निकले। हाथ जोड़ता हूँ, कोई भी काम करने को तैयार हूँ। सर पर लोहा उठाकर चलने को कहोगे वो भी करूंगा। काम तो मैं दिलवा दूंगा भैया, लेकिन काम शहर में है, इसलिए नौकरी लगवाने में थोड़ा खर्च होता है। वह पैसा पहले महीने की कमाई से ही निकल जाएगा। अगर 25,000 रुपए का इंतजाम कर लो तो बड़ी मेहरबानी होगी। 25,000 रुपए जमा कर दो, फिर शहर जाकर नौकरी शुरू कर देना। 25,000 रुपए? अरे भाई, हम सब दोस्त मिलकर भी पैसे जुटाने की कोशिश करें तो भी 25,000 रुपए नहीं जुटा पाएंगे। हम खुद 10-12 हजार रुपए कमाने वाले लोग हैं। अगर जिंदगी बदलनी है तो थोड़ा जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा भैया, मैं 25,000 रुपए का इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। शैलेंद्र घर की ओर लौटता है। देर रात सभी जमीन पर सो रहे होते हैं और शैलेंद्र शिवालिक से बात कर रहा होता है। शिवालिका, आज एक आदमी मिला था। वो बोल रहा था शहर में नौकरी लगवा दूंगा और महीने के 35-40 हजार रुपए तक मिल सकते हैं, पर पहले 25,000 रुपए मांग रहा था। देखिए, अगर वो आदमी सच में नौकरी लगाने का वादा कर रहा है तो मेरे पास कंगन है, उन्हें बेच देते हैं। फिर 1 साल बाद कुणाल का नाम शहर के किसी अच्छे स्कूल में लिखवा देंगे
और पूर्वा के लिए भी शहर में किसी अच्छे परिवार का रिश्ता ढूंढकर शादी करवा देंगे। अगले दिन शिवालिका और शैलेंद्र गांव के सुनार के पास कंगन बेचने जाते हैं और फिर शैलेंद्र वही पेड़ के नीचे राजन के पास पहुंचकर उसे 25,000 रुपए दे देता है। बहुत बढ़िया भैया, अब आप निश्चिंत रहिए। 2 दिन बाद शहर पहुंचकर इस नंबर पर कॉल करना। मेरा आदमी आपको स्टेशन पर मिल जाएगा और आगे की सारी बात समझा देगा। धन्यवाद भैया, हम 2 दिन बाद निकल जाएंगे। 2 दिन बाद पूरा परिवार कपड़े, बर्तन, बाल्टी और रोजमर्रा की जरूरत का सामान गठरियों में बांधकर शहर में नई जिंदगी शुरू करने के लिए निकल पड़ता है। लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार परिवार शहर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। राजन ने जो नंबर दिया था ना, उस पर फोन करता हूँ। अरे नंबर तो लग ही नहीं रहा। शायद थोड़ी देर में लग जाए। सामान लेकर स्टेशन के बाहर बैठ जाते हैं। पूरा परिवार स्टेशन के बाहर एक खंबे के पास बैठकर राजन के आदमी का इंतजार करता है। शैलेंद्र कई बार दिए गए नंबर पर फोन करता है, लेकिन नंबर नहीं लगता और कोई आदमी भी उन्हें लेने नहीं आता। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शिवालिका घर से लाया हुआ सतुआ परिवार को खिलाती है। इंतजार करते करते रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। मम्मी, हम यहाँ कब तक बैठेंगे? बस बेटा, थोड़ी देर और, पापा के काम वाले अंकल आते ही होंगे। भैया, यहाँ रहने के लिए कोई सस्ती जगह मिलती है क्या? सस्ती जगह? कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसे तो लगभग खत्म हो गए। दरअसल गांव में एक आदमी ने मुझसे 25,000 रुपए लिए और कहा कि शहर में 35-40 हजार रुपए की नौकरी लगवा देगा। कहा था स्टेशन पर उसका आदमी लेने आएगा, पर अब तक नहीं आया। तुम जैसे भोले भाले लोग इतनी आसानी से ठगे जाते हो। जब तुम खुद अच्छी नौकरी नहीं ढूंढ पाए तो कोई तुम्हें 40,000 की नौकरी क्यों देगा? यहाँ रहने की कोई जगह नहीं मिलेगी। बाहर किसी खाली जगह पर अपना ठिकाना बना लो। शहर में ऐसे बहुत लोग रहते हैं। शैलेंद्र वापस अपने परिवार के पास आता है और भूपेश की कई सारी बात बताता है। तभी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स उन्हें वहां से भगा देती है। अपना सामान उठाकर पूरा परिवार इधर उधर भटकते हुए आखिरकार शहर से दूर समुद्र किनारे पहुंच जाता है। बड़ी गर्मी लग रही थी, पर समुद्र किनारे काफी ठंड है। बस धूप हल्की तेज है। शहर की सड़कें काफी भीड़ भाड़ वाली है, वहाँ तो हम नहीं रह सकते और ना ही हमें प्लेटफॉर्म पर रहने दिया। इसीलिए क्यों ना हम समुद्र किनारे ही ठहर जाएं। शिवालिका चट्टानों के पास एक खाली जगह देखकर चादर बिछाती है और पूरा परिवार वहीं बैठ जाता है। रात होने पर सभी सतुआ खाकर वहीं पर सो जाते हैं। कुछ देर बाद समुद्र का पानी बढ़ने लगता है और लहरें परिवार तक पहुंच जाती है। एक तेज लहर कुणाल को बहा कर ले जाती है। पानी गले तक होता है। मम्मी, बचाओ! कुणाल! बेटा! शैलेंद्र और शिवालिका तुरंत समुद्र के पानी में उतरते हैं। शिवालिका तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू शैलेंद्र की तरफ फेंकती है। शैलेंद्र पल्लू पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से कुणाल को पकड़कर धीरे धीरे किनारे की तरफ लाता है। बेटा तो ठीक है ना? हाँ मम्मी। समुद्र का किनारा रहने के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। समुद्र का पानी रात में इतनी दूर तक आ सकता है, सोचा भी नहीं था। ना पैसे, ना रास्ता पता है। अब आखिरकार हम करें क्या और जाएं कहां? तभी पूरा परिवार चुपचाप समुद्र किनारे बैठ जाता है और पूर्वा की नजर ऊपर चट्टान के पास एक पेड़ से लटके हुए घोंसले पर पड़ती है। भैया, वो घोंसला देखो, समुद्र किनारे चिड़िया ने लटकता हुआ घोंसला बनाया है। बुआ, इस चिड़िया के बारे में मैंने किताब में पढ़ा है। ये ऐसा ही लटका हुआ घोंसला बनाती है। अगर चिड़िया समुद्र के पास लटका हुआ घोंसला बना सकती है तो मैं भी तो समुद्र किनारे अपना लटका हुआ ससुराल बना सकती हूँ। लटका हुआ ससुराल? हाँ, ज़मीन पर घर बनाएंगे तो समुद्र के पानी से खतरा रहेगा, लेकिन अगर ऊंची चट्टान पर लटका हुआ ससुराल बनाऊंगी तो पानी से बच जाएंगे और शहर में रहने की जगह भी मिल जाएगी। जब शहर आ ही गए हैं तो यही रहने की व्यवस्था कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास गांव जाने के भी पैसे नहीं हैं। बात तो सही है बहू, लेकिन समुद्र किनारे तुम्हारा लटकता हुआ ससुराल बनाएंगे कैसे? पापा जी, यहाँ से कुछ दूर पर बांस के पेड़ दिख रहे हैं। बांस और समुद्र की नमी वाली हवाओं से बचने के लिए घास से मैं अपना समुद्र किनारे लटकता हुआ ससुराल बनाऊंगी। अगली सुबह परिवार जंगल पहुंचता है। जंगल से मजबूत बांस, हरी घास और लंबी बेल इकट्ठा करते हैं। सारे सामान को समुद्र किनारे लाने में परिवार को कई चक्कर लगाने पड़ते हैं
और सबसे पहले बांस और रस्सियों से एक छोटी सी सीढ़ी बनाई जाती है। शिवालिका धीरे धीरे ऊपर पहुंचती है। संभल कर चढ़ना बहू। शैलेंद्र, चल जल्दी जल्दी बहू को बांस पकड़ा। बहू समुद्र किनारे लटकता हुआ ससुराल का ढांचा बना रही है। शिवालिका दो मजबूत बांस चट्टान के उभरे पत्थरों में बेलों से बांध देती है। फिर बांस के दोनों कोनों से दो दो बांसों को चारों दिशाओं में मोटी रस्सियों से बांधती है, जिससे लटकती हुई जमीन और स्क्वायर ढांचा बन जाता है। समुद्र किनारे मेरे लटकते हुए ससुराल का ढांचा तो बन गया है। अब आप सब मुझे बड़े बड़े बांस देते जाइए। मैं उन्हें बेलों से बांधकर दीवारें खड़ी करूंगी और बीच में बांस की छत बनाकर इसे 2 मंजिला कर दूंगी। नीचे रसोई होगी और ऊपर हम सभी सोएंगे। शिवालिका और शैलेंद्र 4 दीवारी बनाकर उसे बांस की छत से ढक देते हैं। फिर बांस को चीरकर पतली पतली पट्टियां बनाई जाती हैं, जिन्हें शिवालिका और पूर्वा आपस में गूंथकर मजबूत चादर तैयार करती हैं। इसके बाद घास की मोटी परत से नरम बिछौना बनाया जाता है और पूरा परिवार लटकते हुए ससुराल में बैठ जाता है। मम्मी, समुद्र किनारे हमारा लटकता हुआ घर है और घास का बिस्तर भी बहुत नरम है। भाभी, सोचो तो सही, कल तक हमारे पास बैठने की जगह नहीं थी और आज अपना पूरा घर है। घर छोटा जरूर है लेकिन अपना है। सबसे बड़ी बात यह है कि किराया भी नहीं देना पड़ेगा और समुद्र की ठंडी ठंडी हवा भी मुफ्त में मिल रही है। हाँ, पर अब खाने के लिए सिर्फ थोड़े अरबी का साग, 1 टमाटर और 1 आलू बचा है। यहाँ खेती करने के लिए जमीन भी नहीं है। दूर दूर तक सिर्फ रेत है। अरे, सामने इतना बड़ा समुद्र है और हम जमीन ढूंढ रहे हैं। क्यों ना समुद्र से 2-4 मछलियां पकड़ लें। कुछ से हम भूख मिटा लेंगे और कुछ बाजार में बेच देंगे। पापा, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मछली पकड़ेंगे कैसे? बांस से। दीप कुमार और शैलेंद्र लटकते हुए ससुराल से सीढ़ियों के सहारे नीचे उतरते हैं। फिर बांस की पतली पट्टियों को गूंथकर मछली पकड़ने वाला जाल तैयार करते हैं। दादाजी, ये क्या बना रहे हो? समुद्र से मछली पकड़ने के लिए जाल या टोकरी जैसा ही कुछ बना रहा हूँ। शैलेंद्र बांस से बने जालीनुमा चादर को समुद्र के उथले पानी में फैलाता है और धीरे धीरे ऊपर खींचता है। जाल में 4 मछलियां फंसी होती हैं। पापा, इसमें तो मछली है। वो भी 1 नहीं, 4-4। 1 मछली घर के लिए रख लेते हैं और 3 बाजार में बेच देंगे और कुछ पैसे मिलेंगे तो घर का सामान खरीद लेंगे। ठीक है, तब तक मैं दूसरी मंजिल पर चूल्हा बनाती हूँ। शैलेंद्र और शिवालिका मछलियों को घास और बांस की टोकरी में रखकर राह चलते आदमियों से बाजार का रास्ता पूछते हुए मछली बाजार पहुंचते हैं और एक कोने में बैठ जाते हैं। तभी कुछ ग्राहक आते हैं। अरे बहन, ये मछली कितने की है? बहन जी, आज पहली बार बेचने आए हैं। आप ही उचित दाम बता दीजिए। पहली बार बेचने आई हो और दाम भी हमसे पूछ रहे हो? मछली ताज़ी है तो 100 रुपए दे दूंगी। 100 रुपए? ठीक है, आप तीनों मछलियां ले लीजिए और 3 के 300 रुपए दे दीजिए। मछलियां बिक जाती हैं। इसके बाद शिवालिका और शैलेंद्र उन्हीं पैसों से आटा, चावल, दाल और तेल मसाले खरीदते हैं। फिर दोनों सब्जी की दुकान पर पहुंचते हैं। क्या 80 रुपए की भिंडी, 80 रुपए का परवल, 80 रुपए का बैगन? गांव में तो 10-12 रुपए में सब्जी मिल जाती है। गांव से सब्जियां इधर आने में कितना खर्च होता है पता भी है? भैया, 250 ग्राम भिंडी, थोड़े आलू दे दीजिए। सारा सामान लेकर शैलेंद्र और शिवालिका समुद्र किनारे लौटते हैं और सीढ़ी के सहारे अपने लटकते हुए घर में जाते हैं। वहां ज्योति पहले ही मिट्टी से चूल्हा बना चुकी होती है। फिर दोनों सास बहू मिलकर मछली और चावल पकाती हैं और पूरा परिवार खाना खाने बैठ जाता है। शिवालिका, आज मछली मिल गई और अच्छे दामों में बिक गई, इसलिए आज हम खाना खा पा रहे हैं। पर अगर हर दिन इतनी महंगी सब्जी खरीदेंगे तो पैसे कैसे बचेंगे? मैं भी यही सोच रही हूँ। ऐसे तो घर का खाना तो चल जाएगा, लेकिन बचत नहीं हो पाएगी। शैलेंद्र समुद्र किनारे चट्टानों और आसपास की खाली जगहों को ध्यान से देखता है। कुछ देर बाद शैलेंद्र की नजर चट्टानों के बीच मौजूद 4 बड़े पत्थरों पर पड़ती है। पापा जी, अगर इन चारों पत्थरों के बीच मोटी मिट्टी की परत डाल दे तो क्या यहाँ खेती हो सकती है? खेती कोशिश कर सकते हैं, पर खेती के लिए पानी कहाँ से आएगा? क्योंकि समुद्र के खारे पानी से खेती नहीं की जा सकती। कर सकते हैं। अगर समुद्र के खारे पानी को सूती कपड़े और लकड़ी के कोयले से छान ले तो नमक अलग किया जा सकता है। यही तरीका हम खेती के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
खाना खाने के बाद पूरा परिवार बर्तन और खाली डब्बे लेकर जंगल से मिट्टी लेने जाते हैं। सभी मिट्टी खोदकर बर्तनों में भरते हैं और बार बार समुद्र किनारे लाकर चट्टान के बीच डालते हैं। इतनी मिट्टी तो चाहिए ही कि पौधों की जड़ें आराम से जमीन में जा सके। पापा जितनी बार मिट्टी लानी पड़े लाएंगे। अगर सब्जी उग गई तो रोज बाजार से सब्जी खरीदने का खर्च बच जाएगा। परिवार कई चक्कर लगाकर मिट्टी लाता है और चट्टान के बीच मिट्टी की मोटी परत तैयार हो जाती है। शिवालिका उसमें सब्जियों के बीज बो देती है। फिर वह खाली प्लास्टिक की बोतल के नीचे छोटा सा छेद करके उसमें सूती कपड़ा और लकड़ी का कोयला डाल देती है। इसके बाद समुद्र का पानी बोतल में डाल देती है, जो धीरे धीरे छनकर नीचे बूंद बूंद गिरने लगती है। तभी कुणाल पानी पीने लगता है। मम्मी ये पानी तो बिल्कुल भी नमक वाला नहीं है। हाँ बेटा, लेकिन सिर्फ इस तरीके से समुद्र का पानी पीने लायक सुरक्षित नहीं होगा। पीने के लिए पानी को उबालकर कीटाणु रहित करना पड़ेगा, तभी हम इसे पी सकते हैं। इसे हम खेतों में डालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। शिवालिका सूती कपड़े और कोयले की मदद से समुद्र के पानी को छानकर खेत में डालती है। वहीं कुछ पानी को चूल्हे पर उबालकर पीने के लिए रख देती है। इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं। चट्टान के बीच तैयार की गई मिट्टी में बैगन, टमाटर, परवल और कद्दू के पौधे निकलने लगते हैं। भाभी देखो, बैंगन के पौधे में फूल आने लग गए हैं। हाँ ननन जी, थोड़ी और मेहनत करेंगे तो अपनी सब्जियां खाने के साथ बाजार में बेच भी पाएंगे। शाम के वक्त पूरा परिवार अपने लटकते हुए घर के बाहर बैठकर समुद्र की ठंडी हवा का आनंद ले रहा होता है। मम्मी यहाँ तो बिल्कुल गर्मी नहीं है, बल्कि हल्की हल्की ठंडी लगती है। हाँ बेटा, समुद्र की हवा बहुत ठंडी है। मुझे भी रात में हल्की ठंडी लगती है। तभी अचानक से समुद्र की लहरें तेज होने लगती हैं और पानी चट्टान के बीच बनी खेत तक पहुंच जाता है। कुछ ही देर में तेज लहरें सारी सब्जियों को बहा ले जाती हैं। हे भगवान, हमारी सारी सब्जियां। इतनी मेहनत से खेत तैयार किया, सारा पानी में बह गया। अच्छा हुआ बहू ने लटकता हुआ ससुराल बनाया था। अगर घर जमीन पर होता तो हमारा घर भी पानी में बह जाता। समुद्र जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी है। अगले दिन समुद्र का पानी काफी पीछे चला जाता है। पूर्वा और कुणाल समुद्र किनारे रेत से खेल रहे होते हैं। बुआ देखो, मैंने भी टीला बनाया है। चल कुणाल, देखते हैं कौन सबसे बड़ा टीला बनाता है। इस बार पानी को खेत तक नहीं पहुंचने देंगे। हम चट्टानों और गीली मिट्टी से चारों ओर ऊंची मेड़ बना देते हैं। इससे पानी मेड़ तक तो आएगा, लेकिन खेत में नहीं घुसेगा। तभी पूरा परिवार आसपास के छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे करता है। पत्थरों को गीली मिट्टी से जमाकर खेत के चारों तरफ ऊंची मेड़ बनाई जाती है। इसके बाद सब्जियों के नए बीज बोए जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद क्यारी में बैगन, टमाटर, परवल और कद्दू के पौधे फिर से लहलहाने लगते हैं। देखिए, कुछ हफ्तों की मेहनत रंग ला रही है। पौधों में फूल आने लगे हैं। अब जल्दी ही सब्जियां भी तैयार हो जाएंगी, फिर बाजार में बेचूंगी। हाँ, तुम सब्जियां बेचना, मैं समुद्री मछली बेचूंगा। मैं सोच रही हूँ क्यों ना एक छोटी सी नाव बना ले। बार बार समुद्र में उतरना ठीक नहीं है। नाव से दूर जाकर ज्यादा मछलियाँ पकड़ पाएंगे और आसानी से वापस भी आ जाएंगे। अगले दिन शैलेंद्र और शिवालिका कुछ बांस और बेल लेकर आते हैं और उन्हें बांधकर एक छोटी नाव तैयार करते हैं। फिर शैलेंद्र नाव से समुद्र में आगे जाकर तरह तरह की मछलियां पकड़ता है। इसके बाद शैलेंद्र मछलियां और शिवालिका कुछ सब्जियां लेकर बाजार पहुंचते हैं। भाभी जी, आपकी सब्जी बड़ी ताजी लग रही है, कितने की है? भैया, टमाटर 40 रुपए, भिंडी 60 रुपए। आपको क्या चाहिए? आपकी सब्जी तो काफी सस्ती है और अच्छी भी है। ऐसा कीजिए, सब आधा आधा किलो दे दीजिए। अरे भैया, जरा मुझे 2 मछली देना। और कितने के हुए? एक मछली 100 रुपए की, तो आपको 200 रुपए देने होंगे भैया। शैलेंद्र मछलियां बेचता है और शिवालिका पतली सी रस्सी और डंडे से बने तराजू में सब्जियां तौलती हैं। इसी तरह दोनों मिलकर मछली और सब्जियां बेचकर अपने परिवार का खर्च चलाने लगते हैं। एक शाम शैलेंद्र और शिवालिका अपने लटकते हुए घर के बाहर बैठकर समुद्र का सूर्यास्त देख रहे होते हैं। सोचो शिवालिका, कुछ दिन पहले हमारे पास सर छुपाने की जगह तक नहीं थी, और आज अपना घर, अपनी खेती और अपनी कमाई भी। कुछ देर बाद परिवार के बाकी सदस्य भी अपने लटकते हुए घर से बाहर आ जाते हैं और सभी समुद्र के किनारे बैठकर ठंडी हवा के साथ खूबसूरत सूर्यास्त का आनंद लेने लगते हैं। बहू, पता नहीं क्यों आज होंठ बहुत अजीब से नमकीन लग रहे हैं, आंखों में जलन भी हो रही है। जरा थोड़ा पानी देना। पापा जी, आप 2 बोतल पानी पी चुके हैं, फिर इतनी प्यास क्यों लग रही है?
बहू, समुद्र की ठंडी हवाओं में भी हल्की नमक और रेत उड़ती है और इस वजह से ही मेरे, तेरे और पूर्वा के बाल और ज्यादा चिपचिपे और गंदे हो जाते हैं। भाभी, कपड़े भी समुद्र के पानी से ठीक से साफ नहीं हो रहे, नमक कपड़ों में रह जाता है। पर समुद्र के किनारे रहने के फायदे भी बहुत हैं। ठंडी हवा मिलती है, गर्मी कम लगती है, रहने के लिए मुफ्त जगह मिल गई, मछली और सब्जी से कमाई हो रही है। लेकिन खतरे भी कम नहीं है। सबसे बड़ा खतरा समुद्र का पानी है। अगर पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो घर ऊपर होने के बावजूद हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। नमकीन हवा के साथ धूल और नमक भी हमारे चेहरे, बाल और सामान पर जमते रहते हैं। इसका कोई उपाय करना पड़ेगा बहू। एक उपाय कर सकते हैं, दरवाजे और खिड़कियों पर गीले कपड़े टांग देते हैं। समुद्र की हवा के साथ आने वाले धूल और नमक के कण कपड़े पर रुक जाएंगे, पर रोज नया गीला कपड़ा लगाना पड़ेगा। शिवालिका दरवाजे और खिड़कियों पर गीले कपड़े टांग देती है। कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन बाजार में शैलेंद्र और शिवालिका सब्जी बेच रहे होते हैं। ले लो भैया, ताजी सब्जियां ले लो, अभी खेत से तोड़कर लाया हूँ। ताजा बैगन, टमाटर, परवल और कद्दू ले लो। अरे भैया, सब्जी तो एकदम ताजी है, मुझे कुछ सब्जियां दे दो। भैया, आप यहाँ नए लग रहे हो, क्या काम करते हो? मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। अच्छा सर, मेरे बेटे को भी ट्यूशन पढ़ा देंगे। पहले गांव में पढ़ता था, यहाँ आने के बाद पढ़ाई छूट गई है। क्यों नहीं बहन जी, बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो हमारे साथ हमारे घर चलिए, वही आप मेरे बेटे को पढ़ा दिया करना। आपकी जो फीस होगी हम दे देंगे। शिवालिका रजनीश को समुद्र किनारे अपने लटकते हुए घर तक ले आती है। रजनीश चट्टान के पास पहुंचकर ऊपर हवा में लटके बांस और घास के घर को देखकर हैरान हो जाता है। अरे, ये कहाँ घर बना लिया आपने? इतना ऊपर समुद्र किनारे लटकता हुआ घर? नहीं बहन जी, मैं आपके ससुराल में नहीं जाऊंगा। कहीं घर हिल गया तो सीधे समुद्र में गिर जाऊंगा। घबराइए मत भैया, हम सब इसी घर में रहते हैं। घर बहुत मजबूत है, आराम से चढ़कर जाइए। लेकिन आपने इसे बनाया कैसे? ऐसा घर तो पूरे शहर में किसी आर्किटेक्ट ने नहीं बनाया होगा। इसका आर्किटेक्ट हमने प्रकृति से लिया है। प्रकृति से? वो चिड़िया देख रहे हैं? चिड़िया ने पेड़ से लटका हुआ घोंसला बनाया था। घोंसला देखकर हमें भी लटका हुआ घर बनाने का विचार आया। लेकिन घर घास और बांस से क्यों बनाया? इसके दो कारण हैं। पहला, हमारे पास सीमेंट, ईंट, बाकी सामान खरीदने के पैसे नहीं थे। दूसरा, ये घर चट्टान के ऊपर बांस और रस्सियों के सहारे टिका है। अगर ईंट और सीमेंट का भारी घर बनाते तो इतना वजन इस ढांचे पर टिकना मुश्किल होता, और ये घर सिर्फ 2 दिन में तैयार हो गया। बांस हल्का है, घास हल्की है और ज़रूरत पड़ने पर टूटे हिस्से को भी आसानी से ठीक कर सकते हैं। पर ईंट सीमेंट के घर में ऐसा नहीं हो पाता। अरे वाह, आपके पास तो कमाल का दिमाग है। गरीबी में भी ऐसा घर बना लिया। मजबूरी आदमी को रास्ता ढूंढना सिखा देती है भैया। चलिए अब अपने बेटे से मिलवाती हूँ, आज से उसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। रजनीश समुद्र किनारे गरीब बहू के लटकते हुए ससुराल की सीढ़ियां चढ़कर लटकते हुए ससुराल में आता है और कुणाल से मिलता है। सर, मैं बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ूंगा। हाँ बेटा, पढ़ाई के बीच शरारत बिल्कुल नहीं। ठीक है, पढ़ाई के बाद शरारत करूंगा। रजनीश लटकते हुए घर में बैठकर कुणाल को पढ़ाना शुरू करता है। समुद्र की ठंडी हवा के बीच कई दिनों बाद कुणाल की पढ़ाई फिर से शुरू हो जाती है। इस दौरान शैलेंद्र और शिवालिका रोज मछली और सब्जियां बेचते हैं। समुद्र किनारे बनाया गया छोटा सा लटकता हुआ ससुराल अब परिवार की मेहनत से चलने वाला घर बन चुका होता है। कुणाल का अच्छे स्कूल में एडमिशन भी हो जाता है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। पापा, आज स्कूल में ना मेरी बहुत तारीफ की, कहा कि मैं बहुत जल्दी चीजें सीख रहा हूँ। बहुत अच्छा बेटा, खूब पढ़ो और मेहनत करो, तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे पापा को नहीं मिल पाया। कुणाल, बस पढ़ाई में मन लगाकर मेहनत करते रहना। 1 साल पहले हमारे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। आज कुणाल अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और घर में जरूरत के पैसे भी हैं। अब तो बस एक ही बड़ी जिम्मेदारी बाकी है, पूर्वा की शादी। हाँ, अब कुणाल की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है और हम भी ठीक ठाक कमाने लगे हैं, तो क्यों ना कन्यादान करके अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी भी पूरी कर दें। यहाँ रहते रहते हमारी कुछ जान पहचान भी हो गई है। उन्हीं लोगों से एक अच्छे पंडित जी के बारे में पता चला है। पंडित जी अच्छे परिवार में रिश्ता ढूंढ भी सकते हैं। भैया, मैं शादी तब तक नहीं करूंगी जब तक उस धोखेबाज फ्रॉड आदमी को सजा नहीं मिल जाती। अरे पूर्वा, अब राजन को सजा कैसे दिलाऊंगा? ऐसे लोग धोखा देने के बाद एक जगह थोड़ी ना टिकते हैं।
पैसे लेकर भाग जाते हैं। ऊपर से राजन हमारे गांव का भी नहीं था। भैया मुझे कुछ नहीं पता, उसने हमारे परिवार के साथ धोखा किया है। राजन की वजह से हमें इतना कुछ झेलना पड़ा। राजन के साथ आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ननन जी, बदले की भावना में कुछ नहीं रखा है, लेकिन भाभी राजन ने हमारे साथ गलत किया था। बिल्कुल किया था। राजन ने हमारे भरोसे का फायदा उठाया, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि दुनिया में हर इंसान मतलब के लिए किसी दूसरे इंसान को उल्लू बना सकता है। इसीलिए आगे से किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी समझदारी और सूझबूझ से फैसला लेना चाहिए। और एक बात सोचिए, अगर राजन ने हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं की होती तो शायद हम कभी समुद्र किनारे नहीं आते, हमारे पास ये घर नहीं होता, हम इतनी मेहनत करके इतना पैसा नहीं कमा पाते, कुणाल इतने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाता, और आपकी शादी के लिए भी हम इतने बड़े सपने नहीं देख पाते। भाभी, ये सब कहने की बात है। जिसने गलत किया उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ ननन जी, उसने गलत किया था, लेकिन अब राजन जहाँ भी है, भगवान राजन को जो सजा देगा वही सही होगा। हमें अपने परिवार की जिंदगी आगे बढ़ानी चाहिए। शायद शिवालिका सही कह रही है। राजन ने हमें ठगा था, लेकिन उसी धोखे के बाद हमने अपने अंदर की ताकत पहचानी। गरीबी ने हमें मजबूर किया था, लेकिन मेहनत ने हमें जीना सिखा दिया। अब घर में रोटी की चिंता नहीं है, कुणाल पढ़ रहा है और तेरी शादी की तैयारी भी हो सकती है। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या होगी। तभी पूरा परिवार एक साथ बैठा समुद्र की लहरों को देखने लगता है। तभी समुद्र में डूबते हुए किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। पापा, समुद्र में कोई डूब रहा है। हे भगवान, उसे बचाना होगा। अगर हमारे सामने कोई डूब गया तो हम जिंदगी में कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। शिवालिका तुरंत अपना बनाया हुआ राफ्ट निकालती है। सुरेंद्र शिवालिका जल्दी से राफ्ट में बैठकर डूबते हुए आदमी की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी चली जी, ज्यादा देर हुई तो आदमी डूब जाएगा। राजन पानी में बेहोश हो जाता है। तभी शैलेंद्र और शिवालिका उसके पास पहुंच जाते हैं। शैलेंद्र पूरी ताकत से राजन को उठाकर किनारे ले आता है। शिवालिका राजन के चेहरे पर पानी की छींटे मारती है। कुछ देर बाद राजन की आंखें खुलती हैं। मैं कहाँ हूं? अरे तुम तो वही हो। तुम लोग, ये वही है जिसने मुझे 25,000 रुपए लेकर नौकरी का झांसा दिया था। भैया, आज तुम हमारे हाथ से बच नहीं पाओगे। तुमने हमें धोखा दिया था। हमारे 25,000 रुपए कहाँ हैं? निकालो मेरे पैसे। भैया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे 25,000 के डबल पैसे दे दूंगा। डबल पैसे? पहले धोखा दिया और अब बातें बना रहे हो। नहीं भैया, आज तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। पहले ये बताओ, तुमने हमें धोखा क्यों दिया था? यही मेरा धंधा है। मैं गांव से शहर आने वाले भोले भाले लोगों को नौकरी का लालच देता हूँ, पैसे लेता हूँ और गायब हो जाता हूँ। तुम लोगों के साथ भी मैंने यही किया था। तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा था कि किसी गरीब परिवार का क्या होगा? नहीं, मुझे सिर्फ पैसे दिखाई देते थे। आज जब समुद्र में डूब रहा था तब समझ आया कि जिंदगी में पैसे से बड़ी चीज भी होती है। आज के बाद किसी गरीब को धोखा मत देना। हमने यहाँ आकर किसी तरह अपना रास्ता बना लिया, लेकिन सोचो, अगर कोई अकेला आदमी शहर में आ जाए और उसके पास न रहने की जगह हो, न पैसे हो, न कोई पहचान वाला हो, तो वो कहाँ जाएगा? बड़े शहर में बहुत से लोग अपने मतलब से जीते हैं। गांव में रहने वाले लोग गरीब जरूर होते हैं, लेकिन हर गरीब बेईमान नहीं होता। किसी की मजबूरी को अपनी कमाई का जरिया मत बताना। तुम्हारी वजह से हमारा पूरा परिवार सड़क पर आ गया। 25,000 रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी रकम थी। भैया मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे 25,000 के 50,000 रुपए दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती समझ गया हूँ और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। 25 के 50,000 दोगे? नहीं चाहिए हमें तुम्हारे धोखे की कमाई। हमें सिर्फ हमारे 25,000 दो। नहीं बहन, मैं तो डबल ही दूंगा। मुझे अपना भाई मानकर मेरी तरफ से तोहफा समझ कर रख लो। तुम्हारी शादी में काम आएंगे। कम से कम सुधरने के बाद मैं खुद को आईने में तो देख पाऊंगा। मना मत करना। और ये धोखे की कमाई नहीं है। तुम्हारे 25,000 मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए थे। वह पैसा मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, लेकिन असली सुधार तभी होगा जब आगे किसी गरीब की मजबूरी का फायदा नहीं उठाओगे, बल्कि जितने लोगों को ठगा है उनसे ज्यादा लोगों की मदद करोगे। बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूंगा। राजन अपने बैंक खाते से शैलेंद्र के 25,000 रुपए के बदले 50,000 रुपए देता है। परिवार राजन को माफ कर देता है। जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। अब समुद्र ने भी सिखा दिया कि यहाँ रहना हमेशा सुरक्षित नहीं है। समुद्र ने हमें रहने की जगह दी, खाना दिया और कमाने का रास्ता भी दिया,
लेकिन हाई टाइड का खतरा हमेशा रहेगा। अब हमारे पास कुछ बचत भी है और राजन के दिए 50,000 रुपए भी। इन पैसों से शहर में छोटा सा घर लिया जा सकता है। फिर कहीं एक कमरे का अपना छोटा सा घर ले लेते हैं। कुणाल की पढ़ाई भी अच्छे से चलेगी और पूर्वा की शादी भी कर देंगे। अब तो मैं भी अपने नए घर की तैयारी शुरू कर सकती हूँ। पापा, नया घर समुद्र के ऊपर नहीं होगा ना? नहीं बेटा, इस बार घर जमीन पर होगा। फिर मैं अपने कमरे में खूब पढ़ाई करूंगा और अपने स्कूल के दोस्तों को भी बुलाऊंगा और उनके साथ अपने घर में खेलूंगा। यहाँ तो मेरे दोस्तों की मम्मी मेरे दोस्तों को आने ही नहीं देती है। कुछ समय बाद परिवार शहर में एक छोटा सा घर खरीद लेता है। लटकता हुआ घास और बांस का ससुराल पीछे छूट जाता है, लेकिन उस घर में बिताया संघर्ष परिवार की जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन जाता है। कभी हमारे पास रहने के लिए छत नहीं थी, आज हमारा अपना घर है। कुणाल पढ़ रहा है और परिवार के पास अपना काम भी है। मुश्किल वक्त ने हमसे बहुत कुछ छीना था, लेकिन उसी मुश्किल वक्त ने हमें अपने पैरों पर खड़ा होना भी सिखाया। अब बस परिवार साथ रहे, बच्चे पढ़े और घर में हमेशा खुशियां रहे। यही तो सबसे बड़ी दौलत है। पूरा परिवार शहर के बीचों बीच एक छोटा सा घर लेता है और गरीब बहू अब गरीब नहीं रह जाती, बल्कि अपने सूझबूझ से अपने ससुराल का सबसे बड़ा सहारा बनती है और अपनी मेहनत की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाती है। पूरा परिवार मिलकर पूर्वा के लिए अच्छे लड़के की खोज शुरू कर देता है और सभी हंसी खुशी रहते हैं।